नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा, उनके अलग-अलग जो टॉप लीडरशिप है, वो पिछले कई महीने से एक तरीके से तो अगर हम ध्यान से देखें लोकसभा चुनाव की ही तैयारियां कर रहे हैं। और मैं सही कहूँ तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, 1 कांग्रेस ने और पूर्वोत्तर के राज्य में जो क्षेत्रीय दल है, उसकी सरकार बनी थी। उसी समय से ये लोकसभा चुनाव एक तरीके से उसकी तैयारियां हो गई थी। जिसको कहते हैं कि मौसम बन गया था चुनाव का, तो वो उसी समय से चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो गई थी। और एक के बाद एक राज्यों में जाकर के जिस तरीके से एक तरीका है नरेंद्र मोदी का कि अलग-अलग योजनाओं, परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स का या तो शिलान्यास करते हैं या लोकार्पण करते हैं, तो अलग-अलग बड़े-बड़े राज्यों में जाकर के उन्होंने ये किया। और अभी चूँकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, तो दक्षिण के राज्यों को भी उन्होंने एक अलग तरीके से साधने की कोशिश की है। वो उन प्रागैतिहासिक मंदिरों में गए, पौराणिक मंदिरों में गए, जो रामायण काल से जुड़े बताए गए हैं और उसके ज़रिए भी उन्होंने एक माहौल वहाँ बनाया है। एक तरीके से पब्लिक की नब्ज़ भी टटोलने की कोशिश की है। और सभी की निगाहें एक्चुअल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, और उस बहस और चर्चा का जो जवाब देते हैं प्राइम मिनिस्टर, उस जवाब का इंतज़ार देश को रहता है और ख़ास तौर से जो समीक्षक हैं, उनका तो रहता ही है। तमाम एनालिस्ट देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किन-किन मुद्दों को हाइलाइट कर रहे हैं, किन को छू रहे हैं, किन पर फ़ोकस कर रहे हैं। और एक मोटे तौर पर ये संकेत और संदेश मिल जाते हैं, अगर 5वें साल में वो जवाब दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके फ़ोकस में क्या रहने वाला है। वैसे तो जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संबोधित किया था, तो 3 बातें ख़ास तौर से उन्होंने इशारों-इशारों में बता दी थी, जिन पर वो फ़ोकस करने वाले हैं। एक तो जो वंशवाद है, यानी वंशवादी, परिवारवादी, ख़ानदान आधारित पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं या जो एक विरासत चली आ रही है, दादाजी थे, फिर पिताजी थे, फिर पोते जी हो गए। तो ये जो ख़ानदानशाही है, परिवारवाद है, वंशवाद है, इस पर प्रहार करना, इसको जड़-मूल से उखाड़ फेंकना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र का सबसे विषैला और खतरनाक पहलू है कि बाकी सबकी संभावनाएं खत्म कर दी जाएं और जो एक सामंतवादी सोच और परंपरा चली आ रही है, उसके तहत बस एक परिवार का ही शासन चलता रहे और पार्टियां जो हैं वो परिवार की गुलाम बन करके रह जाएं। दूसरा उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसने भी बेड़ा गर्क किया है देश का। तो तुष्टीकरण की राजनीति को भी खत्म करना है। और तीसरा पॉइंट था भ्रष्टाचार। आप देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार ने किस तरीके से देश को खोखला किया है और जिसका एक्चुअल में देश के साधनों संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, जो सबसे पिछली पांत में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो वंचित है, जो बेसहारा है, जिसकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती है, जो विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार की मार सबसे ज़्यादा उस पर पड़ती है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ना हो,
तो खजाने में जो पैसा हो वो उस तक पहुंच सकता है या उसकी भलाई का काम हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इन 3 बिंदुओं पर वो अडिग हैं, यानी इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हल्ले मचते रहेंगे, शोर मचता रहेगा, कभी झारखंड से शोर उठेगा, कभी दिल्ली से उठेगा, कभी महाराष्ट्र से, कभी बंगाल से, और ये तोहमतें भी लगाई जाती रहेंगी कि विपक्ष के ऊपर ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां क्यों होती हैं, सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों नहीं होती है। तो भाई 2014 तक तो आप ही सत्ता में थे। अगर आपको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरह के भ्रष्ट लोग हैं, तो आपको किसने रोका था? या अलग-अलग राज्यों में अब भी आपकी सरकारें तो हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार थी, और चलिए दिल्ली में तो पुलिस और इस तरह की जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, पर पंजाब में तो हैं। पंजाब में आप कार्रवाई कर लीजिए अगर वहां आपको कोई भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है तो। इसी तरीके से अलग-अलग राज्यों में किसने आपके हाथ बांधे हैं, आप भी करिए। लेकिन ये सिर्फ एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो सबकी निगाहें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है। देश में एक वातावरण बन चुका है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है। एक पूरा समय है इस समय जो राममय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो चुकी है। उसका ड्राफ्ट सरकार को मिल गया था, उसने विधानसभा में पेश भी कर दिया बुधवार को। यानी यूसीसी का रास्ता खुल गया है, इसकी पहल हो चुकी है। हालांकि ये आरोप लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है कि ये अगेन वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये आरोप तो लगेंगे। ये तो जब से देश आजाद हुआ है तब से ही मांग की जाती रही कि देश में एक कानून हो जो सब पर लागू हो। कस्टम्स हो सकते हैं अलग अलग कुछ समुदायों के, लेकिन कानून तो एक ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग उनके पर्सनल लॉ बोर्ड, या तमाम दूसरी चीज़ें और तमाम दूसरे एहतियातों के नाम पर तरह तरह के जो अत्याचार होते हैं वो हों। दूसरे प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा था कि चूंकि पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है, तो सबकी निगाहें थी कि फोकस क्या करेंगे, और उन्होंने फोकस किया एक बार फिर कांग्रेस को। राहुल गांधी इन दिनों मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, और अलग अलग कारणों से वो चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी है कि असम में पैर रखा तो वहाँ एक कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिला, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, गंभीर धाराओं में दर्ज हुई, बैरिकेड वगैरह तुड़वा दिए उन्होंने। पश्चिम बंगाल में पहुंचने वाले थे, ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे। इसके बाद बिहार में आने वाले थे, नीतीश बाबू और इंडी अलायंस का साथ छोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। झारखंड पहुंचने वाले थे, वहां के मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस के एक घटक दल हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक मजाक चल निकला है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया है कांग्रेस पर, वो एक अलग स्तर का था। हम और आप जानते हैं कि 2014 जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हर संसद सत्र को एक तरीके से बाधित किया जाता है किसी न किसी
बहाने से, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की 2 किस्तों में आने वाली कोई डॉक्यूमेंट्री, कभी गौतम अडानी, कभी कुछ, कभी कुछ। और प्रधानमंत्री ने इस हंगामे को भी एक अलग नजरिए से देखा है और क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि संसद को नहीं चलने देने के पीछे कांग्रेस का ये मकसद है, ये मंतव्य है कि विपक्ष के दलों में से कोई ऐसा तेजस्वी, ओजस्वी और सारगर्भित भाषण देने वाला नेता ना उभर जाए। क्योंकि अगर शांति से संसद चलेगी, मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, बहस होगी, भाषण होंगे, तैयारी के साथ लोग आएंगे, तो पार्लियामेंट ही मत चलने दो। दूसरे दलों से भी किसी को उभरने का मौका ही मत दो, लाइमलाइट में आने का अवसर ही मत दो। तो ये एक साजिश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से समझी और विपक्ष को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी तो 10 साल हो गए, जो विपक्ष का वास्तव में एक काम होना चाहिए सदन में सरकार को घेरने का, अलग तरीके से घेरने का, हो हल्ले से नहीं, नारेबाजी से नहीं, बाइकआउट से नहीं, पार्लियामेंट में विधायी कार्य रुक जाए, राष्ट्रहित के विधेयक समय से पारित ना होने पाए, ये नहीं, बल्कि उनको पारित होने दीजिए जो राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए विधेयक हैं, लेकिन बहस के जरिए आप सरकार को घेरिए। अगर आपके पास तथ्य हैं, तैयारी है, वो तो है नहीं।
और अलग अलग मुद्दों पर सरकार हमेशा कहती रही कि हम तो जवाब देने को तैयार है, बहस करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से भागता रहा। एक और अटैक किया उन्होंने। आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी लड़े थे। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि इस बार तो कुछ लोग फिर से सीट बदलने के चक्कर में हैं। यानी उन्होंने तंज कसा है एक तरीके से राहुल गांधी पर कि वो वायनाड में भी इस बार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां से वामपंथियों के सुर कुछ और हैं। मुस्लिम लीग भी डामाडोल है कि उनको समर्थन किया जाए नहीं किया जाए, तब तो कर दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी कहीं एक और सुरक्षित सीट की तलाश में इस समय लगे हुए हैं। दूसरे, उन्होंने सोनिया गांधी पर भी ये कहते हुए तंज कसा कि कुछ लोग तो अब राज्यसभा में जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं, और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि हिमाचल की जो कांग्रेस की प्रदेश कमेटी है, उसने सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा में से किसी एक को हिमाचल से जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रस्ताव भेजा है कि वो राज्यसभा की सीट के लिए लड़े, यानी नॉमिनेशन दाखिल करें। चुनाव तो होना ही है। और ये किस लिए? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। और मैं रिकॉर्ड देख रहा था उठा करके, 2022 के बाद सोनिया गांधी रायबरेली नहीं गई हैं। तो पड़ोस की जो सीट है अमेठी, वो तो हार गए थे राहुल गांधी, और स्मृति ईरानी ने 2019 में बड़ी आसानी से हराया था। सोनिया गांधी अगर रायबरेली नहीं जा रही हैं, और जब से जीती हैं केवल 5 बार उनके जाने का प्रमाण है, तो इससे पता चलता है कि रायबरेली की जनता का भी मूड बदल रहा है इस बार। यानी जो कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के गढ़ माने जाते थे अमेठी और रायबरेली, अब वहां भी इनको अपनी जीत के लाले पड़े हुए हैं। उसी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे थे कि पता लगा है कि कुछ लोग तो अब राज्यसभा का रुख करने वाले हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर सोनिया गांधी वाकई राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरती हैं, तब तो ये तय मानिए आप कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ होने वाला है, और इसके बहुत गलत संदेश उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाने वाले हैं, और इस परिवार के बारे में भी लोगों की जो धारणा है वो और बलवती होगी कि ये अब सरेंडर कर चुके हैं। इन्होंने मान लिया है कि भारतीय राजनीति में ये अप्रासंगिक हो गए हैं या होने वाले हैं। एक और उन्होंने दावा किया कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस जीतने जा रही है, और एनडीए के साथ मिलकर के तो वो 400 से ऊपर जाने वाली है। और खरगे साहब ने पिछले दिनों राज्यसभा में तंज कसने के हिसाब से मन से 400 का आंकड़ा कह दिया था। उसका उपयोग भी प्रधानमंत्री ने कैसे किया है, आइए देखते हैं। देखिए, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो निशाने पर थे प्रधानमंत्री के अगेन गांधी नेहरू परिवार के सदस्य, और उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को कम से कम ये कह करके दिलासा दिया कि कांग्रेस की वजह से आप इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वरना एक अच्छी विपक्ष की जिम्मेदारी आप निभा सकते थे। पार्लियामेंट को कांग्रेस इसलिए नहीं चलने दे रही कि आपके दलों के जो होनहार तेजस्वी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहीं वो उभर ना जाएं और राहुल गांधी उनकी ओजस्विता के सामने दब ना जाएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।